सब्सक्राइब कीजिए केवाईबी ब्लॉग चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। विशेष रूप से जीएसटी से बाहर की गई आइटम्स की सूची। चलिए विशेष रूप से जीएसटी से बाहर की गई आइटम्स की सूची को समझते हैं। हम हर एक प्रोडक्ट को और उसकी टैक्सेबिलिटी को देखेंगे और जीएसटी लागू है या नहीं उसे देखेंगे। 1. शराब मानव उपभोग के लिए है। यह जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, इसलिए इस प्रोडक्ट पर लिया जा रहा एक्साइज ड्यूटी और वैट निरंतर रहेगा। 2. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित है, परंतु अभी तक प्रभावी नहीं है। जीएसटी उस तारीख की घोषणा करेगी जिससे यह प्रभावी होगा। 3. इलेक्ट्रिसिटी। ये जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, इसे जीएसटी से अलग लिया जाएगा और उसे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी कहा जाता है। 4. रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन। जीएसटी के साथ स्टेट ड्यूटी लागू होगा। जीएसटी का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। चलिए जीएसटी को नियंत्रित या नियमित करने वाले विभिन्न कानून या अधिनियमों को समझते हैं। 1. 101st अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2016। जीएसटी के सुचारू कार्यान्वयन के लिए सरकार ने संविधान में संशोधन किया और इस संशोधन को 101st अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2016 कहा जाता है। संविधान ने राज्य और केंद्र सरकार के बीच के राजकोषीय और वित्तीय शक्ति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया, जैसे कि केंद्र सरकार विनिर्माण वस्तुओं पर जो टैक्स लगा सकती है उसे एक्साइज ड्यूटी के रूप में जाना जाता है, और राज्य सरकार वैट वैल्यू एडेड टैक्स के माध्यम से माल की बिक्री पर टैक्स लगा सकती है। सेवाओं के मामले में केंद्र सरकार को सर्विस टैक्स और उसके कलेक्शन पर स्वायत्तता होती है। जीएसटी के साथ वहां रेवेन्यू कलेक्शन या ड्यूटीज का कोई ओवरलैपिंग नहीं है। चीजें बराबर और स्पष्ट करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार के बीच स्पष्ट सीमा के लिए संविधान में कुछ संशोधन आवश्यक है। इन कारणों की वजह से संविधान में संशोधन किया गया था। 2. सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017। केंद्र सरकार ने प्रावधान किए हैं गुड्स और सर्विसेज या दोनों के इंट्रास्टेट सप्लाई के मामले में टैक्स लगाने का उसे अधिकार है। इसलिए राज्य के भीतर जब माल का व्यापार किया जाता है, केंद्रीय जीएसटी लागू होता है। इसे इस अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है। 3. स्टेट जीएसटी एक्ट 2017। ये अधिनियम राज्य को समस्त इंट्रास्टेट सेल्स के लिए टैक्सेस लगाने का अधिकार देता है। 4. यूटी जीएसटी एक्ट 2017। ये अधिनियम यूनियन टेरिटरी को इंट्रास्टेट सेल्स के लिए टैक्सेस लगाने का अधिकार देता है। 5. जीएसटी रूल्स। ये जीएसटी एक्ट के प्रशासन से संबंधित है। इसमें कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, कब और किस प्रकार से टैक्सेस को भरना चाहिए आदि सवालों के समाधान शामिल हैं। सभी नियम एवं अधिनियम इसके अनुसार है। ये जीएसटी का प्रमुख रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। जीएसटी काउंसिल। जीएसटी का नेतृत्व केंद्रीय वित्तीय मंत्री द्वारा किया जाता है, जो काउंसिल के अध्यक्ष है। काउंसिल में राज्य के मंत्री होते हैं, जो रेवेन्यू मंत्री हैं, और राज्य के वित्तीय या टैक्सेशन मंत्री हैं। इस प्रकार काउंसिल में ये सदस्य शामिल होते हैं। चलिए जीएसटी काउंसिल की भूमिका और जिम्मेदारियों को समझते हैं। अन्य राज्य मंत्रियों के साथ यूनियन वित्तीय मंत्री इन आइटम्स पर केंद्र
और राज्य सरकारों को सिफारिश और सुझाव देते हैं। केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए टैक्सेस, सेस और सरचार्ज जीएसटी के तहत कम हो जाते हैं। इन टैक्सेस में एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स जैसे केंद्रीय स्तर के टैक्सेस, स्टेट वैट, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स जैसे राज्य स्तरीय टैक्सेस और स्थानीय निकाय टैक्सेस शामिल होते हैं। काउंसिल द्वारा दी गई सिफारिशों में इन विभिन्न टैक्सेस के लिए टैक्स रेट शामिल होंगे। गुड्स और सर्विसेज जीएसटी के अधीन है या उससे छूट दी गई है। काउंसिल उन माल या सेवाओं को तय करेगा जो जीएसटी के अधीन होंगे या जिन्हें जीएसटी से छूट प्राप्त होगी और उनके टैक्स रेट तय करेगा। रेट्स में जीएसटी समुदाय के साथ फ्लोर रेट्स शामिल होते हैं। काउंसिल दिए हुए माल या सेवा के लिए फ्लोर रेट या न्यूनतम टैक्स रेट को भी तय करता है। क्या ये 0%, 5% या 12% होना चाहिए? काउंसिल टैक्स रेट की रेंज और एप्लीकेबल माल और सेवाओं के बारे में भी तय करेगा। रेंज 12 से लेकर 18% या 5 से लेकर 12% के बीच हो सकती है। जीएसटी काउंसिल राज्य और केंद्र सरकार को उत्तर पूर्व राज्य, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को विशेष प्रावधान प्रदान करने के लिए सुझाव भी दे सकता है। अगर जीएसटी काउंसिल सोचता है कि इन राज्यों को उनके औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ खास कर छूट प्रदान करनी चाहिए, तो जीएसटी काउंसिल वैसा कर सकता है। तारीख जिस दिन से कच्चे तेल, हाई स्पीड ऑयल, पेट्रोल और विमान ईंधन और प्राकृतिक गैस पर जीएसटी लगाया जाना चाहिए। वर्तमान में पेट्रोलियम उत्पादों का टैक्स एक्साइज ड्यूटी और राज्य स्तरीय वैट है। ये उत्पाद जीएसटी में शामिल किए गए हैं, परंतु उन्हें लागू करने की तारीख अभी तक तय नहीं हुई है। तो जीएसटी काउंसिल उस तारीख को तय करेगा जिस दिन से ये लागू किया जा सकता है। जीएसटी से संबंधित अन्य किसी भी मामले के बारे में काउंसिल तय कर सकता है। अगर काउंसिल सोचता है कि कुछ माल या सेवाओं के टैक्स रेट में वृद्धि करनी चाहिए ताकि सरकार को कोई दिक्कत न हो, तो जीएसटी काउंसिल वैसा भी कर सकता है। वे अपने निर्णयों के आधार पर भविष्य में बदलाव कर सकते हैं। जीएसटी के रेट्स। चलिए जीएसटी काउंसिल द्वारा तय किए गए जीएसटी के विभिन्न रेट्स को समझते हैं। 279A4 आर्टिकल के अनुसार जीएसटी काउंसिल टैक्स सिफारिशों को कर सकता है। तो जीएसटी काउंसिल ने निम्नलिखित टैक्स रेट की सिफारिशों को किया है। पहली कैटेगरी अत्यावश्यक आइटम्स है। इसमें ग्रोसरीज और अन्य अत्यावश्यक आइटम्स शामिल होते हैं। इन आइटम्स के लिए टैक्स रेट 5% है। दूसरी कैटेगरी स्टैंडर्ड रेट्स है। पहली कैटेगरी उन आइटम्स की है जिन पर पिछला टैक्स रेट 12 से 13 लेकर प्रतिशत था। अब इन पर जीएसटी रेट 12% पर सेट किया है। इसे स्टैंडर्ड स्लैब रेट भी कहा जाता है। तीसरी कैटेगरी आइटम्स की वो कैटेगरी है जिस पर पिछला टैक्स रेट 15 से लेकर 18% के बीच था। अब इन पर जीएसटी रेट 18% पर सेट किया है। ये भी स्टैंडर्ड स्लैब रेट का भाग है। अगली कैटेगरी लग्जरी माल की है। इसमें लग्जरी कार्स और नीति विरुद्ध माल यानी सिन गुड्स जैसे कि तंबाकू और शराब जैसी चीजें शामिल हैं। इन पर रेट को 28% पर सेट किया है। अंतिम कैटेगरी वो है जहां रेट 0% है। इनमें अनाज और कृषि उत्पाद शामिल हैं। रजिस्ट्रेशन।
चलिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन को समझते हैं। सेंट्रल गुड्स और सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 के सेक्शन 22(1) के मुताबिक राज्य या यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत का हर सप्लायर रजिस्टर्ड होना चाहिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन को 2 कैटेगरीज में विभाजित किया जाता है। अगर टर्नओवर 20 लाख रुपए से अधिक है तो केवल जीएसटी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है। ये जनरल कैटेगरी है। अगली कैटेगरी स्पेशल कैटेगरी है। इसमें 11 राज्य शामिल हैं। इन राज्यों में अगर सप्लायर के लिए सप्लाई की वैल्यू 10 लाख रुपए से अधिक है तो केवल जीएसटी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है। यहां हमने सप्लाई एक्सीड्स ₹10 लाख और सप्लाई एक्सीड्स ₹20 लाख शब्दों का इस्तेमाल किया है। एक्ट में इसे एग्रीगेट टर्नओवर कहा जाता है। इसलिए अगर एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख रुपए से अधिक है तो फिर ये जनरल कैटेगरी है, और ये 10 लाख रुपए से ऊपर है तो फिर ये स्पेशल कैटेगरी राज्य है। चलिए एग्रीगेट टर्नओवर के अंतर्गत देखते हैं। इसमें कर योग्य, छूट प्राप्त, नॉन टैक्सेबल और निर्यात आपूर्तियां शामिल होती हैं। इसलिए जब हम एग्रीगेट टर्नओवर को कैलकुलेट करते हैं तो हमें इन पर विचार करना होगा। चलिए उन 11 राज्यों को देखते हैं जिन्हें स्पेशल कैटेगरी राज्यों के रूप में माना जाता है। इनमें उत्तर पूर्वी राज्य शामिल हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। अन्य 3 राज्य जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन। यहां हम विभिन्न जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स के बारे में जानेंगे। पहली कैटेगरी नए रजिस्ट्रेशन के लिए है, जहां डीलर पहली बार इनडायरेक्ट टैक्स के लिए रजिस्टर करना चाहता है। इनमें भरे जाने वाले फॉर्म REG 01 और REG 02 है। REG 01 ये रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है और REG 02 एक्नॉलेजमेंट फॉर्म है। अगली कैटेगरी विविध करदाता के लिए रजिस्ट्रेशन है। इसमें कैजुअल करदाता या गैर आवासीय करदाता शामिल होते हैं। टैक्स डिडक्टेड या कलेक्टेड एट सोर्स इस टैक्स में शामिल होता है। यह भी इस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित फॉर्म्स शामिल होते हैं: REG 07 एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, REG 08 ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन फॉर टैक्स पेयर, REG 09 एप्लीकेशन फॉर नॉन रेसिडेंशियल टैक्स पेयर, REG 10 रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन बाय नॉन रेसिडेंशियल या कैजुअल टैक्स पेयर। अगर कुछ संशोधन या सुधार की जरूरत है तो फिर संबंधित अधिकारी कम्युनिकेट करेंगे। सुधार करने के बाद दोनों कैटेगरीज के लिए निम्नलिखित फॉर्म्स को सबमिट किया जाना चाहिए। REG 03 इसका उपयोग अतिरिक्त जानकारी की मांग हेतु नोटिस भेजने के लिए किया जाता है। REG 04 इस फॉर्म का उपयोग प्राप्त हुई नोटिस के आधार पर अतिरिक्त जानकारी भरने के लिए होता है। इसके बाद हमें फिर से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। REG 05 अगर संबंधित अधिकारी को अभी भी ये लगता है कि पूरी जानकारी प्रदान नहीं की गई है तो फिर इस फॉर्म का उपयोग किया जाता है। ये एप्लीकेशन के रजिस्ट्रेशन की ऑर्डर के लिए है। अगली कैटेगरी मौजूदा करदाता की है, जो सर्विस टैक्स, स्टेट वैट या एक्साइज लॉज के अंतर्गत पंजीकृत है। इन करदाताओं के लिए निम्नलिखित फॉर्म्स उपलब्ध होते हैं। REG 20 अगर करदाता जीएसटी में माइग्रेट करना चाहता है तो इस फॉर्म की जरूरत होती है। REG 21 इस फॉर्म को भरने के बाद
उन्हें एक जीएसटी पंजीकरण की संख्या प्रदान की जाती है। REG 23 अस्थायी जीएसटी नंबर को रद्द करने के लिए इस फॉर्म की आवश्यकता है। REG 24 रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के लिए ये फॉर्म माइग्रेट हुए करदाताओं को आवश्यक होता है, क्योंकि उन्हें जीएसटी के लिए रजिस्टर करने की जरूरत नहीं होती। ये सभी विभिन्न फॉर्म्स हैं जिन्हें जीएसटी के लिए भरना आवश्यक होता है। चलिए प्रक्रिया को समझते हैं। अगर सभी जानकारी योग्य है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए REG 06 का एक अलग रूप से उपयोग किया जाता है। REG 11 का उपयोग पर्टिकुलर्स में किसी संशोधन के लिए अप्लाई करने के लिए किया जाता है और REG 12 का उपयोग मौजूदा रजिस्ट्रेशन के लिए संशोधन की ऑर्डर हेतु किया जाता है। ये सभी फॉर्म्स जीएसटी रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर सूचीबद्ध किए गए हैं। बाद में हम प्रक्रियाओं के बारे में सीखेंगे। रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण की प्रक्रिया। चलिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को समझते हैं। सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 25(1) के अनुसार हर व्यक्ति जो सेक्शन 22 या 24 के अंतर्गत रजिस्टर करने के लिए पात्र है, उसे 30 दिनों के भीतर संबंधित राज्य या यूनियन टेरिटरी में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र होने के तारीख से 30 दिनों के भीतर अप्लाई करना चाहिए। एंटिटी यानी कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए। हम जनरल यानी सामान्य करदाता के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, इसलिए हमने जनरल रिक्वायरमेंट्स ये शीर्षक दिया है। वहां एक और कैटेगरी है जिसे कैजुअल करदाता या नॉन रेसिडेंट करदाता के रूप में जाना जाता है। इन करदाताओं के लिए जरूरतें अलग अलग होती हैं। चलिए सबसे पहले फ्लो चार्ट का उपयोग करके जनरल करदाताओं के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को समझते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन पोर्टल में करदाता को आईटी एक्ट 1961 के अनुसार पैन अर्थात परमानेंट अकाउंट नंबर को सबमिट करना चाहिए। उसे जीएसटी REG 01 एप्लीकेशन फॉर्म के पार्ट ए में मोबाइल नंबर और ईमेल एंटर करना चाहिए। ये सभी जानकारी वन टाइम पासवर्ड OTP के माध्यम से मान्य की जाती है। CBEC डेटाबेस अर्थात सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स से सामान्य पोर्टल के माध्यम से पैन मान्य किया जाता है। इसलिए पैन डिटेल्स इनडायरेक्ट टैक्स बॉडी द्वारा उनके डेटाबेस के माध्यम से मान्य किया जाएगा। इसके बाद एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट किया जाएगा और मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी को भेजा जाएगा। ये अस्थायी रेफरेंस नंबर है। अब करदाता को अप्लाई करना चाहिए और रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ जीएसटी REG 01 फॉर्म के पार्ट बी को भरना चाहिए। अगर करदाता मालिक है तो फिर पैन नंबर आवश्यक है। अगर करदाता की लिमिटेड कंपनी है तो फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बोर्ड रेजोल्यूशन और ऐसे अन्य डॉक्यूमेंट सबमिट करने चाहिए। एप्लीकेशन को भरने के बाद जीएसटी REG 02 फॉर्म का उपयोग करके करदाता द्वारा रिसीट की एक्नॉलेजमेंट प्राप्त की जाती है। अब उचित ऑफिसर एप्लीकेशन की समीक्षा करेगा और जमा किए हुए डॉक्यूमेंट्स की जांच करेगा। अगर सभी डॉक्यूमेंट्स आवश्यकता के अनुसार है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन 3 वर्किंग डेज के भीतर किया जाएगा। वर्किंग डेज में कोई भी छुट्टी शामिल नहीं की जाएगी। ROC रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट को जीएसटी REG 06 के रूप में जारी किया जाएगा।
अगर सबमिट किए हुए डॉक्यूमेंट्स आदेश के अनुसार नहीं हैं, तो फिर उचित ऑफिसर एप्लीकेंट को GST REG 03 फॉर्म का उपयोग करके आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए 3 वर्किंग डेज के भीतर सूचित करेगा। एप्लीकेंट 7 वर्किंग डेज के भीतर GST REG 04 फॉर्म का उपयोग करके स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए डॉक्यूमेंट्स प्रदान करेगा। इसके आधार पर अगर उचित अधिकारी संतुष्ट है तो रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और 3 वर्किंग डेज के भीतर GST REC 06 फॉर्म का उपयोग करके ROC को जारी किया जाएगा। अन्यथा GST REG 05 फॉर्म का उपयोग करके ऑफिसर द्वारा एप्लीकेशन को अस्वीकृत किया जाएगा। अब चलिए कैजुअल करदाताओं के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि कैजुअल करदाता किसे माना जाता है। कैजुअल करदाता वो होता है जो कभी कभी किसी राज्य या यूनियन टेरिटरी के भीतर माल या सेवाओं या दोनों की सप्लाई से संबंधित ट्रांजैक्शंस करता है। अगर करदाता केवल वन टाइम ट्रांजैक्शन करता है, अर्थात शायद ही कभी ट्रांजैक्शन करता है, तो ऐसे करदाता को कैजुअल करदाता कहा जाता है। कैजुअल करदाता के पास IT एक्ट 1961 के अनुसार पैन नंबर होना चाहिए। कैजुअल करदाता को उसी GST रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का अनुपालन करना चाहिए जिसका अनुपालन साधारण करदाता भी करता है। इसे फ्लो चार्ट में देखा जा सकता है। अब चलिए एक महत्वपूर्ण मुद्दे को देखते हैं जो रजिस्ट्रेशन की वैधता यानी वैलिडिटी के बारे में है। रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी 90 दिनों के लिए या एप्लीकेंट द्वारा निर्दिष्टित रूप में होगी, जो भी जल्दी हो। इसका मतलब है कि रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी 90 दिनों से अधिक नहीं हो सकती। अगला मुद्दा कर के भुगतान के बारे में है। ये नॉर्मल और कैजुअल दोनों करदाताओं के लिए समान है। उन्हें टैक्स की राशि को एडवांस में और सप्लाई करने से पहले और 90 दिनों के भीतर या पंजीकरण की मांग की जाने वाली अवधि के भीतर डिपॉजिट करना चाहिए, जो भी पहले हो। टैक्स अमाउंट सप्लाई के आधार पर निर्धारित की जाती है। माल और सेवा करदाता की संरचना। चलिए GSTIN को समझते हैं। इसका अर्थ GST आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ये एक कोड की तरह है जो पंजीकृत व्यक्ति या कंपनी के लिए निर्धारित किया जाता है। ये GSTIN का फॉर्मेट है। ये 15 अंकों का कोड है और इसका स्वरूप अल्फा न्यूमेरिक है। GSTIN में पहले 2 नंबर राज्य कोड का प्रतिनिधित्व करते हैं। महाराष्ट्र के लिए ये 27 होगा। उसी प्रकार से यूपी राज्य के लिए ये 09 होगा। पहले 2 नंबर्स के बाद पैन की संख्या होती है जो अल्फा न्यूमेरिक होती है। 13वां डिजिट कंपनी कोड है। दिए हुए राज्य में केवल एक ही बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर एक बिजनेस के लिए वैलिड होता है। अगर किसी कंपनी की 3 शाखाएं 3 अलग अलग राज्यों में हैं, तो फिर 13वां डिजिट 3 होगा, जो कंपनी कोड का होगा। GSTIN नंबर का 14वां डिजिट अभी के लिए खाली रखिए। ये Z अक्षर के साथ भरा जाता है। इसका अभी उपयोग नहीं किया जाता, परंतु भविष्य में किसी अन्य कोड के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। अंतिम डिजिट चेक यानी जांच डिजिट है। इसका उपयोग सभी अंकों के योग्य की जांच हेतु तथा त्रुटियों की जांच करने के लिए भी किया जाता है।